प्यारे बच्चों, जय हिंद। आज का हमारा जो टॉपिक है वो भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये अध्याय हमारी कक्षा 12वीं के जीव विज्ञान का चौथा अध्याय है और इस अध्याय में जो हम पढ़ेंगे वो संबंधित है हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जनन अंगों के स्वास्थ्य से और उनके प्रकारों या कार्यों से। बच्चों, जैसे कि हमारा मेंटल स्वास्थ्य या मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य जरूरी है, वैसे ही उनसे संबंधित हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं उनका भी स्वस्थ होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और उनके कार्यों के बारे में भी हमको पता होना चाहिए। तो आज का जो हमारा अध्याय है वो है जनन स्वास्थ्य या रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ अर्थात वो स्वास्थ्य या स्वास्थ्य का वह भाग जो कि हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से संबंधित है। इस पाठ में हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वो बिंदु हैं हमारे कि जनन स्वास्थ्य से संबंधित क्या समस्याएं हैं, उनकी क्या कार्यनीति है, जिसे कि हम कहते हैं प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज। उसके बाद हम देखेंगे जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट के क्या कारण है और साथ साथ में हम बर्थ कंट्रोल या जन्म नियंत्रण जो है वो किस प्रकार से कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम जानेंगे कि एमटीपी क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, सगर्भता समापन जो है वो क्या है, यौन संचरित रोग या जिनको हम कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, वो डिजीजेस कौन कौन सी हैं उनके बारे में जानेंगे। बंध्यता या इनफर्टिलिटी क्या है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है, ये सारे बिंदुओं पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए और कुछ बच्चों को पता भी होगा कि पूरे विश्व में हमारा देश भारत ही वह पहला देश है जिसमें कि परिवार नियोजन को लेकर या जनन स्वास्थ्य को लेकर प्रोग्राम्स या कार्यक्रम शुरू हुए। और सबसे पहले जो कार्यक्रम था, सबसे पहला जो प्रोग्राम था वो था परिवार नियोजन का, जिसे कि आज हम परिवार कल्याण के नाम से जानते हैं, फैमिली प्लानिंग और फैमिली वेलफेयर। ये जो प्रोग्राम है वो 1951, बच्चों सन याद रखिएगा, 1951 या 1951 में हमारे देश में ये शुरू हुआ था। इसके साथ साथ एक और प्रोग्राम था, वो था RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड केयर हेल्थ प्रोग्राम। RCH ये प्रोग्राम की जो शुरुआत है या इस कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो भी हमारे देश में हुई थी, जो कि संबंधित था बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर और साथ में उनके विभिन्न पहलुओं को लेकर। बच्चों, और जब ये प्रोग्राम शुरू हुए काफ़ी इनका प्रचार प्रसार भी किया गया, कुछ ऑडियो विजुअल एड्स के द्वारा प्रसार किया गया। शिक्षकों ने भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, समाज के लोगों ने भी इनको इन प्रोग्राम्स का बहुत ज़्यादा एक दूसरे तक इनके बारे में पहुंचाया कि इनका क्या महत्व है, इनको किस प्रकार से अपनाया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो प्रोग्राम थे वो सारे के सारे प्रोग्राम प्रचार प्रसार के कारण इन प्रोग्रामों का जन समुदाय पर काफ़ी असर हुआ। बच्चों, इन कार्यक्रमों का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य ये था कि कैसे हम परिवार नियोजन कर सके समाज में सभी लोग। दूसरा, यौन संचरित रोग जो हैं, STDs जो हैं, वो किस प्रकार से हानिकारक होते हैं या किस प्रकार से अपना प्रभाव डालते हैं, उनके बारे में समझाइश थी। साथ साथ में लड़का और लड़की इन दोनों में भेद नहीं करना चाहिए और इनके लिए मादा जो है, फीमेल जो है, माता जो होती है वो ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। ये सारी चीज़ें जो हैं इन प्रोग्राम्स के तहत जो है वो बताई गई। साथ साथ में ये भी बताया गया कि किस प्रकार से हम दो और हमारे दो, ये नारा भी काफ़ी प्रचलित हुआ और इस नारे ने भी काफ़ी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया जनसंख्या नियंत्रण में। अब इसके पश्चात एक और जो विधि थी जो कि बाद में बैन कर दिया गया, एमनियोसेंटेसिस। यहाँ पर आप चित्र में देखिए, एमनियोसेंटेसिस जो विधि थी, इस विधि में एमनियोटिक फ्लूइड या एमनियोटिक जो द्रव होता है जिसमें कि ब्रूड फ्लोट करता है, उस द्रव को एक सिरिंज के माध्यम से निकालकर और उसके पश्चात उसमें टेस्ट किया जाता है कि उसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम है, थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, बहुत सारे ऐसे रोग जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते हैं या आनुवांशिक रूप से वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आते हैं। तो उन रोगों का पता लगाने के लिए ये विधि थी, परंतु उसका दुरुपयोग किया जाने लगा कि लिंग का पता करने में कि जो भ्रूण में पल रहा बच्चा है वो मेल है या फीमेल। तो इसको भी बाद में जो है वो बैन कर दिया गया या इसको भी प्रतिबंधित कर दिया गया। अब इसके पश्चात बच्चों हमारा जो बिंदु है जनसंख्या विस्फोट एवं बर्थ कंट्रोल, जन्म नियंत्रण, उसके बारे में हम देखेंगे। जनसंख्या विस्फोट और जन्म नियंत्रण, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। बच्चों, आप सभी लोग जानते हैं
आप कक्षा 12वीं के विद्यार्थी हैं, चूँकि आप बहुत समाज में जो समस्याएं हैं उनसे भी काफ़ी परिचित हैं, तो आपको इसके डेटा भी पता होना चाहिए। जनसंख्या विस्फोट किस प्रकार से हुआ, आपको ये पता होना चाहिए कि सन 1900 में पूरे विश्व की जनसंख्या जो थी 2 अरब थी, और ये 2000 में इतनी तेज़ी से इसमें बढ़ोतरी हुई कि ये 2 अरब से 6 अरब हो गई। इसके पश्चात हमारी जो देश की जनसंख्या है वो आज़ादी के समय 35 करोड़ थी, और वह भी बहुत तेज़ी से बढ़कर 2000 में 100 बिलियन अर्थात 1 अरब के ऊपर पहुंच गई। बच्चों, ये जनसंख्या जो है वो 2011 में 1.2 बिलियन हो गई। कहने का तात्पर्य है कि आज पूरे विश्व में हर छठा आदमी जो है वो भारतीय है। ये बहुत ही सोचने का विषय है, और हमें किस प्रकार से हम सभी को, हम बायोलॉजी स्टूडेंट्स होने के नाते ये हमारी कर्तव्य बनता है कि हम खुद भी और हमारे आसपास के समाज और घर में सबको इस जनसंख्या विस्फोट के जो हानिकारक प्रभाव हैं उनके बारे में बताएं, और जनसंख्या कंट्रोल के अलग अलग साधनों को अपनाना चाहिए। अब इसका जो मुख्य कारण है बच्चों, वो मुख्य कारण है कि घटती हुई मृत्यु दर, और साथ साथ में जो आपकी शिशु मृत्यु दर है और जो मातृ मृत्यु दर है, जिसे कि हम कहते हैं मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट और कहते हैं इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, MMR और IMR, इन दोनों में ही काफ़ी गिरावट आई है। अर्थात जो मृत्यु में गिरावट आई है वह भी एक बहुत बड़ा कारण है जनसंख्या वृद्धि का। यदि जनसंख्या इसी प्रकार से बढ़ती रही तो आने वाले कल में आवास, खान पान, सभी चीज़ों की जो है वो कमी हो जाएगी। अब इस प्रकार की जनसंख्या जो विस्फोट था उससे निपटने का एक जो तरीका था वो था फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग या परिवार नियोजन, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इसके लिए एक नारा दिया गया, हम दो हमारे दो। बच्चों, इसके लिए जो नारा दिया गया हम दो हमारे दो, इसके साथ साथ यहाँ पर और भी कई विधियाँ हैं जिनको कि अपनाया गया। इसमें एक जो विधि थी, प्राकृतिक कुछ विधियां हैं, यहाँ पर आप देखिए, जिसे कि हम नेचुरल जो मेथड्स हैं वो कहते हैं। तो इसमें एक जो मेथड है वो ये है कि ओव्यूलेशन जो होता है, जिस समय मेंसेस में 14th डे ओव्यूलेशन होता है, अंडोत्सर्ग होता है, उस समय पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। यदि उस समय विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है 14वें से लेकर 17वें दिन तक, और उस समय यदि फर्टिलाइजेशन ना हो तो बहुत हद तक जो है गर्भधारण को रोका जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2, एक और होता है लैक्टेशन एमेनोरिया कहते हैं। लैक्टेशन एमेनोरिया अर्थात जब 3 महीने का शिशु होता है तब तक यदि माता उसको स्तनपान कराती है, उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, तो यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीक के रूप में कार्य करता है, और इस ड्यूरेशन में, इस अवधि में गर्भधारण जो है वो नहीं होता है। तो ये दोनों जो विधियां हैं वो इस प्रकार की विधि है जिसके की द्वारा परिवार नियोजन जो है वो किया जा सकता है। इसके पश्चात बच्चों कुछ और टेक्निक्स हैं जिनको कि रोध या बैरियर के रूप में यूज़ करते हैं, और जिससे कि ओवा और स्पर्म्स जो होते हैं, अंडाणु और शुक्राणु जो हैं, उनको फिजिकल या भौतिक रूप से मिलने से रोका जा सकता है। इसके लिए सबसे जो बहुत ही साधारण या बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत प्रचलित साधन जो है वो कॉन्डोम का जो है उपयोग, वो भी पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात यहाँ आप देखिए डायफ्राम है, गर्भाशय ग्रीपा टोपी जिसे कि सर्वाइकल नेक कैप कहते हैं, वॉल्ट है, इन सब का उपयोग जो है वो निषेचन को रोकने के लिए किया जा सकता है, और ये भी जो है वो कार्य अपने परिवार नियोजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण कारक के रूप में उपयोग किए जाते हैं। और भारत में दूसरा एक और बहुत लोकप्रिय विधि है जिसे कि कहा जाता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, IUD। IUD का फुल फॉर्म जो है बच्चों परीक्षा में पूछा जा सकता है। ये है इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, या IUD जो है वो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है, और IUCD जो है वो इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है, जिसे कि सामान्य भाषा में कॉपर टी के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों, ये युक्तियां जो है, ध्यान रखिए कि ये युक्तियां जो है व्यक्ति खुद यूज़ नहीं कर सकता। इसके लिए फीमेल को किसी एक बहुत ही प्रशिक्षित नर्स या डॉक्टर के पास जाना होता है, और उनके द्वारा ये जो है वो योनि मार्ग पर ये विधियाँ, जो ये कॉपर टी है वो योनि मार्ग पर लगाई जाती है। और ये जो होती है, ये कॉपर टी कई प्रकार हैं, कॉपर 7 है, मल्टीलोड 375 कॉपर टी है। इसके साथ साथ कुछ हार्मोन मोचक IUDs भी होते हैं जिनमें प्रोजेस्टा सर्ट है, LNG-20 है,
और आईयूडी जो है वो गर्भाशय के अंदर इनका जो कार्य है वो जो IUCD होती है, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, इसमें जो कॉपर टी होती है वो कॉपर आयन को रिलीज करती है और कॉपर आयन को रिलीज करने के कारण ये जो होती है शुक्राणुओं की गतिशीलता और उनकी निषेचन, फर्टिलाइजेशन की जो कैपेसिटी होती है, फर्टिलाइजेशन की जो क्षमता होती है, उस क्षमता को ये कम करता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है, बहुत ही प्रचलित विधि है जिसके की द्वारा गर्भधारण को रोककर परिवार नियोजन किया जा सकता है। इसके पश्चात महिलाओं के द्वारा एक और बहुत ही प्रचलित है, आप सभी ने भी सुना होगा, एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट होती है जिसे कि सहेली के नाम से जाना जाता है। और ये जो टैबलेट होती है इसमें प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन या फिर प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन इन दोनों का संयोजन होता है और इसे ओरली लिया जाता है। और ये पिल्स जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण पिल्स हैं। ये पिल्स जो होती है 21 दिन तक लगातार लिए जाती हैं और ये जो पिल्स, इनकी शुरुआत जो होती है वो प्रथम 5 दिन मुख्य जो आपका मेंसेस पीरियड होता है उसके पहले दिन से ही इनको लेना शुरू कर दिया जाता है। और गोलियां समाप्त होने के 7 दिनों के अंदर ही पुनः जब ऋतुस्राव शुरू होता है तो इसे फिर से वैसे ही लिया जाता है जैसे कि पहले 21 दिनों तक लिया गया था। ये जो गोलियां होती हैं, ये जो टैबलेट होती हैं, वो ओव्यूलेशन और इनका रोपण जो इम्प्लांटेशन है उसको ये रोक दे देती हैं या उसको कम कर देती हैं। तो ये गोलियां भी जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण गोलियां हैं जो कि गर्भ धारण को रोकती हैं और परिवार नियोजन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। इसके साथ साथ स्त्रियों में प्रोजेस्टेरॉन या फिर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन इन दोनों के कॉम्बिनेशन के जो टीके होते हैं उन टीकों को भी त्वचा के नीचे इम्प्लांट किया जाता है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है और ये इनका जो कार्य होता है वो भी गर्भ निरोधक गोलियों के समान ही होता है और इनका प्रभाव भी काफ़ी लंबी समय तक होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, बच्चों परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि जो ओरल पिल्स होती हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, जो मुख्य आपकी गर्भ निरोधक गोलियां जो होती हैं उनमें कौन से हार्मोन मुख्यतः रहते हैं, तो उनमें आपको प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन लिखना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। इसके पश्चात बच्चों शल्य क्रिया के द्वारा या कुछ ऐसी भी विधियां हैं जिनमें कि छोटी सी शल्य क्रिया करके भी गर्भधारण को रोका जा सकता है। इन्हें जो कहते हैं वो सर्जिकल स्टरलाइजेशन कहते हैं या ये जो होती हैं उन्हें हम शल्य क्रिया बंधकरण कहते हैं। इनमें ये जो शल्य क्रियाएं हैं वो दोनों में की जा सकती हैं, पुरुषों में भी और महिलाओं में भी। ये ध्यान रखिएगा, दोनों को अलग अलग पढ़िएगा। पुरुषों में जो ये शल्य क्रिया की जाती है उसे वैसेक्टोमी कहते हैं। वैसेक्टोमी ध्यान से याद करिएगा, वैसेक्टोमी में वासा डिफरेंस जो होते हैं, शुक्र वाहिकाएं जो होती हैं उनको हल्का सा काट कर और बांध दिया जाता है या थोड़ा सा पोर्शन उनका रिमूव कर दिया जाता है और इनको स्क्रोटम के ऊपर बांध दिया जाता है जिससे कि जो स्पर्म्स हैं, शुक्राणु जो हैं, वो निषेचन के लिए उपलब्ध ना हो। तो ये वैसेक्टोमी, यहाँ चित्र में भी देखिए किस प्रकार से वैसेक्टोमी की जाती है। वैसेक्टोमी मैं पुनः बता रही हूँ आपको कि वैसेक्टोमी में वासा डिफरेंस को काटकर स्क्रोटम के ऊपर हल्का सा बांध दिया जाता है जिससे कि ये शुक्राणुओं को अवेलेबल नहीं होने देती फर्टिलाइजेशन के लिए। और महिलाओं में जो ये शल्य क्रिया है बंधकरण की, स्टरलाइजेशन जो है, सर्जिकल स्टरलाइजेशन महिलाओं में कहलाता है ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी ध्यान रखिएगा, बच्चे सामान्यतः क्या करते हैं, जब वैसेक्टोमी पूछा जाता है तो ट्यूबेक्टोमी लिख देते हैं और ट्यूबेक्टोमी पूछा जाता है तो वैसेक्टोमी। तो ध्यान रखिएगा, चूंकि वासा डिफरेंस जो होते हैं वो पुरुषों में उपस्थित होते हैं तो इसलिए वैसेक्टोमी जो है वो पुरुषों की शल्य क्रिया है और ट्यूबेक्टोमी जो है वो महिलाओं की शल्य क्रिया है। ट्यूबेक्टोमी में फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनियों को कट करके थोड़ा सा अलग कर दिया जाता है या कट करके उनको बांध दिया जाता है जिससे कि ओव्यूलेशन के समय निकलने वाला जो अंड है वो फर्टिलाइजेशन के लिए उपलब्ध ना हो। तो ये दोनों बहुत ही प्रभावी विधियां हैं। इन विधियों के द्वारा, इन शल्य क्रियाओं के द्वारा गर्भधारण को रोका जा सकता है। दोनों को चित्र के माध्यम से भी आप अच्छी तरह समझ लीजिए। चलिए बच्चों, हमारा अगला जो बिंदु है वो है MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या सगर्भता चिकित्सीय समापन। ये जो प्रक्रिया है ये या तो स्वैच्छिक रूप से या जानबूझकर जो गर्भावस्था पूर्ण होने के पहले ही उसको ख़त्म कर देना या अपना अबॉर्शन करवा लेना, इसे हम MTP कहते हैं। अब इस विषय में भी काफ़ी चर्चाएं हैं कि ये सही है या गलत है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हर साल पूरे विश्व में 4.5 या 5 करोड़ के करीब जो प्रेगनेंसीज़ हैं
उनका गर्भावस्था पूर्ण होने के पहले ही उनका टर्मिनेशन करवा लिया जाता है या उनको ख़त्म कर दिया जाता है। एक्चुअली ये जो कानून था एमटीपी के लिए, वह कानून सन 1971 में 1971 में हमारे देश ने इसको पारित किया कि ये उस केस में सही है यदि जो भ्रूण पल रहा है, जो माता के गर्भ में भ्रूण पल रहा है, उसमें यदि कोई आनुवंशिक विकार है या उसका शारीरिक या मानसिक विकास पूर्ण रूप से नहीं हो रहा है, तो उसको मेडिकल टर्मिनेशन करवा लेना चाहिए प्रेगनेंसी का। या फिर इसमें उस पलते हुए भ्रूण के कारण यदि माता को कोई परेशानी हो रही है या भविष्य में चलकर वो माता के लिए काफ़ी हानिकारक हो सकता है, किसी प्रकार के रोग के लिए उत्तरदायी हो सकता है, तो उस केस में भी एमटीपी जो है वो करवाना उचित होगा। परंतु कई बार ऐसा भी होता है कि यदि मादा भ्रूण होता है, मादा भ्रूण यदि पल रहा होता है, तो ये जानकर भी कई लोग जो हैं वो एमटीपी या जो है गर्भ का समापन, चिकित्सीय समापन करवा लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है और अब ये कानूनी रूप से इसको बिल्कुल ही बंधित कर दिया गया है। अब ये जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी है, इसके लिए जो भ्रूण की अवधि है वो 12 सप्ताह तक हो सकती है। 12 सप्ताह तक यदि पता चली जाता है उस समय कि इसमें कोई, यदि टेस्ट के दौरान ये पता चलता है कि कोई आनुवंशिक विकार है या कहीं कोई परेशानी है माता के लिए या पलते हुए भ्रूण के लिए, तो 12 सप्ताह तक के गर्भ का उसमें जो है वो एमटीपी कराया जा सकता है। इस चीज़ का इसमें विशेष ध्यान रखा जाता है और ये सारी क्रियाएं जो हैं वो एक कुशल चिकित्सक के मार्गदर्शन या कुशल चिकित्सक के द्वारा ही सारी चीज़ें जानने के पश्चात ही की जाती हैं। अब बच्चों हम पढ़ेंगे यौन संचरित संक्रमण जो हैं आपके एसटीडीज़ जो हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो इन्फेक्शन है या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो हैं, एसटीडीज़ का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो ऐसे रोग जो कि एक दूसरे के इंटरकोर्स के द्वारा फैलते हैं, एक दूसरे नर एवं मादा के इंटरकोर्स के दौरान, तो इन्हें हम एसटीडी या यौन संचरित संक्रमण इनको कहा जाता है, एसटीआई कहा जाता है, जिसे कि हम फुल फॉर्म है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। यौन संचरित रोगों में सबसे जो ज़्यादा खतरनाक और सबसे ज़्यादा प्रचलित जो आजकल आप सुनने में बहुत आ रहा है वो एड्स है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसे हमने एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी इसलिए कहा क्योंकि ये प्रतिरक्षा तंत्र को पूरी तरीके से कमज़ोर कर देता है और ये जो रोग है एक बहुत ही ज़्यादा प्रचलित यौन संचरित रोग है, जो कि यौन संपर्कों के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इसका संचरण होता है। और ये जो रोग है वो जिस वायरस के द्वारा होता है उसे एचआईवी वायरस या ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस कहा जाता है। ये जो रोग होता है, साथ में ये यौन संचरण के साथ साथ यदि ऐसा व्यक्ति जो कि एड्स से पीड़ित है और उस व्यक्ति ने कोई सीरिंज यूज़ की है, उस सीरिंज का उपयोग यदि किसी सामान्य मनुष्य के द्वारा कर लिया जाए तो उसमें भी ये रोग संचरित हो सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान जब ब्लड दिया जाता है किसी कारण से और यदि उस ब्लड को पहले टेस्ट ना किया जाए, वो जो ब्लड है वो एचआईवी नेगेटिव होना चाहिए और यदि वो ब्लड एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति का है तो जिस सामान्य व्यक्ति को दिया जा रहा है उसमें भी एड्स का संचरण हो सकता है। साथ साथ में बच्चों एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ऐसे सारे लोग जो कि ड्रग्स लेते हैं और यदि वो इंट्रावीनसली ड्रग्स लेते हैं, वो इंजेक्शन के द्वारा ड्रग्स लेते हैं और यदि किसी ऐसे व्यक्ति ने ही उस सुई से ड्रग ली है जो कि एड्स से संक्रमित है और फिर सामान्य व्यक्ति या सामान्य पुरुष के द्वारा या मादा के द्वारा वो ड्रग्स यदि लिया जाता है उसी सिरिंज के द्वारा, तो वो एड्स उसमें भी संचरित होने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। इसलिए बच्चों बहुत बहुत आवश्यक है कि आपको ये जितने भी एसटीडीज़ हैं उनके बारे में सारे ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि यौन शिक्षा या सेक्स एजुकेशन जो है वो भी कितनी ज़्यादा आवश्यक है। आपको सभी चीज़ों के बारे में ज्ञान होना चाहिए कि किस चीज़ का आपको उपयोग करना है, किसका उपयोग नहीं करना, क्या करना है और क्या नहीं करना। बच्चों, बंध्यता या इनफर्टिलिटी, इसके बारे में यदि हम चर्चा नहीं करेंगे तो हमारा ये जो पार्ट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ वो अधूरा रह जाएगा। बंध्यता अर्थात यदि कोई स्त्री गर्भ धारण करने में सक्षम नहीं है तो इसका सारा जो दोष है वो समाज हमारा स्त्री को ही देता है, जबकि ऐसा नहीं है। बंध्यता या इनफर्टिलिटी होने के कई कारण हो सकते हैं। ये कारण शारीरिक हो सकते हैं, ये कारण जन्मजात हो सकते हैं, ये कारण जो होते हैं किसी औषधि के कारण हो सकते हैं या ये कारण मनोवैज्ञानिक भी हो सकते हैं। तो कई ऐसे कारण हैं जिनके कारण से जो स्त्री जो है वो गर्भ धारण नहीं कर पाती। परंतु बच्चों, इसके लिए सिर्फ स्त्री ही जिम्मेदार नहीं है, पुरुष भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। पुरुष का जो स्पर्म काउंट है, शुक्राणु की संख्या, वो कम हो सकती है या उनमें भी कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जिससे कि स्त्री जो है वो गर्भ धारण नहीं कर पा रही है। तो कई ऐसी विधियां हैं, ऐसी बहुत सारी अब मेडिकल फील्ड में ऐसी
चिकित्सा जो अपना साइंस है, चिकित्सा विज्ञान में ऐसी कई विधियाँ, कई युक्तियाँ आ गई हैं जिनके द्वारा इस प्रकार के जो कपल हैं, ऐसे जोड़े जो हैं जो माता पिता नहीं बन सकते, उनको निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो IVF है, इन विवो फर्टिलाइजेशन है। IVF या इन विवो फर्टिलाइजेशन, इसमें जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसमें टेस्ट ट्यूब बेबी के द्वारा भी जो है वो बच्चों को उत्पन्न किया जा सकता है। जैसा कि नाम से पता है, टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी अर्थात एक टेस्ट ट्यूब में कुशल चिकित्सकों के उपस्थिति में यहाँ पर टेस्ट ट्यूब, जो स्टेलाइज टेस्ट ट्यूब होती है, उसके अंदर जो माँ होती है उसका अंडाणु या ओवा, और जो पुरुष होता है, जो पिता होता है, उसका स्पर्म, इन दोनों को लेकर और वही सारी परिस्थितियाँ की जाती हैं जो कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में होती हैं। उन सारी परिस्थितियों को मेंटेन करते हुए जो फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया है वो टेस्ट ट्यूब में कराई जाती है, और टेस्ट ट्यूब में कराने के बाद फर्टिलाइजेशन यदि सफलतापूर्वक हो जाता है तो उसमें फिर ये जो जाइगोट बनता है, उस जाइगोट से फिर उसमें जाइगोट में डिवीज़न होता है, विभाजन होता है, और विभाजन होने के बाद 8 सेल जो ब्लास्टोमियर बनता है, 8 सेल का जो ब्लास्टुला बनता है, उसको फिर प्रत्यारोपित कर दिया जाता है माँ के गर्भाशय में, और आगे का जो पूरा प्रक्रिया है, जो डेवलपमेंट या विकास जो है, वो गर्भाशय के अंदर ही होता है। अब इस प्रकार से उत्पन्न होने वाले जो बच्चे होते हैं उन्हें हम टेस्ट ट्यूब बेबी या परखनली शिशु इसलिए कहते हैं कि उनकी जो शुरुआत है या उनका जो फर्टिलाइजेशन है, निषेचन जो है, वो चिकित्सकों की मदद से एक टेस्ट ट्यूब के अंदर किया जाता है, इसलिए इन बेबीज़ को टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। ICSI कोशिकीय शुक्राणु निष्पेक्षण, या पूरा नाम यदि इंग्लिश में पूछा जाएगा आपको, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। ये जो तकनीक है आपकी ICSI, इसके द्वारा भी ऐसे कपल जो माँ बाप नहीं बन सकते, उनके लिए आशा की किरण है, वो भी इस तकनीक को अपनाकर भविष्य में माता पिता बन सकते हैं। बच्चों, जितनी भी ये टेक्निक्स हैं जिनको कि अपनाकर इनफर्टिलिटी को रोका जा सकता है, ये टेक्निक के द्वारा जो कपल्स हैं वो माँ बाप तो बन सकते हैं, परंतु ये सारी की सारी जो टेक्निक हैं वो थोड़ी रिस्की भी होती हैं और महंगी भी होती हैं। जैसे IVF है या टेस्ट ट्यूब बेबी है, इसमें ये नहीं 100% गारंटी नहीं होती कि पहली बार में ही ये टेक्निक सफल हो जाए और उसके पश्चात जो है वो फर्टिलाइजेशन होके और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट शुरू हो जाए। तो इसमें कई बार बहुत सारे चांस लेने पड़ते हैं और ये कुशल चिकित्सक के निगरानी में ही होता है, और बहुत महंगी टेक्निक्स हैं, इनको हर व्यक्ति जो है वो अपना नहीं सकता। तो इतनी सारी टेक्निक्स महंगी भी हैं, रिस्की भी हैं, तो इनको तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो अपना सकते हैं, परंतु हमारे भारत देश में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि अनाथ हैं और उनको माँ बाप की ज़रूरत है। तो इन टेक्निक को अपनाने के साथ साथ, या इन टेक्निक को यदि आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और कर भी सकते हैं तो उसके बाद भी, बजाय इन टेक्निक को अपनाकर बच्चा करने के, वो जो बच्चे अनाथ हैं उन बच्चों को गोद लेकर उन बच्चों का भविष्य भी संवारा जा सकता है, जिससे कि उन बच्चों को माता पिता मिल जाएंगे और आपको जो है वो बच्चे मिल जाएंगे। एक और चीज़ बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली थी, जिसको कि हमने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल कहा था, सहेली भारत में बहुत प्रचलित है। इसकी खोज जो है भारत में लखनऊ के केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, CDRI कहाँ स्थित है ये भी पूछा जा सकता है। तो CDRI या सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है CDRI, ये लखनऊ में स्थित है। लखनऊ जो कि यूपी की राजधानी है, वहाँ पर ये है, और सहेली नामक जो गर्भ निरोधक गोली थी, इसकी खोज भी CDRI के द्वारा की गई थी। तो बच्चों, आज जो हमारा ये लेसन था, इस लेसन में हमने जिन भी बिंदुओं पर चर्चा की वो सारी चर्चा बहुत महत्वपूर्ण थी। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि एक तो सबसे पहले जनन स्वास्थ्य क्या होता है, इसके बारे में हम सबको पता होना चाहिए। कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं, कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम हैं जो हमारी गवर्नमेंट ने शुरू किए हैं, और ये सारे के सारे प्रोग्राम्स जो हमारी गवर्नमेंट ने शुरू किए हैं, वो सारे के सारे प्रोग्राम्स जो हैं उनका हमें समाज में प्रचार प्रसार करना चाहिए। जनसंख्या विस्फोट के क्या कारण हो सकते हैं, जनसंख्या विस्फोट के कारण को रोकने के लिए एक और किया था
कि जितने भी मेल थे उनकी उम्र, शादी की उम्र जो है उनकी 21 वर्ष कर दी गई थी और फीमेल की 18 वर्ष। ये हमारे देश में ये भी एक कानून है कि ऐसी कोई लड़की जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है उसका विवाह नहीं करना चाहिए, और ऐसे पुरुष ऐसे बालक जिनकी उम्र 21 वर्ष से कम है उनका भी विवाह जो है कानूनन निषेध है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पता होना चाहिए और उनको अपनाना भी चाहिए। बर्थ कंट्रोल को किस प्रकार से रोका जा सकता है, कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं जिनके की द्वारा, चाहे वो आपकी लैक्टेशन एमेनोरिया हो, साथ में नेचुरल कुछ मेथड्स हों, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हों, या कुछ डायफ्राम्स हों, लूप्स हों, IUCD है जिनमें कि कॉपर टी है वो हों, कुछ सर्जिकल स्टेरिलाइजेशन के जो मेथड्स हैं, वैसेक्टोमी है, ट्यूबेक्टोमी है, बहुत सारी ऐसी विधियां हैं जिनको अपनाकर परिवार नियोजन किया जा सकता है या जो है फैमिली प्लानिंग किया जा सकता है। इसके साथ साथ ऐसी भी बहुत सारी टेक्निक हैं उन सब माता पिताओं के लिए, उन सब कपल्स के लिए जो कि नेचुरल तरीके से माता पिता नहीं बन पा रहे हैं, तो इन टेक्निक को अपनाकर वो भी माँ बाप बन सकते हैं। अब मैं आपको कुछ प्रश्न दे रही हूँ, इन प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िए, और चूंकि आपने पूरा पाठ पढ़ लिया है तो आप इन प्रश्नों के उत्तर लिख पाएंगे। अब बच्चों आप प्रश्न पे ध्यान दीजिए, ये सारे के सारे जो प्रश्न हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक एक करके ये प्रश्न आप पढ़ते जाइए और इनको अपनी कॉपीज में लिख लीजिए, और इसके पश्चात इन प्रश्नों को उत्तर जो है वो आपको आसानी से आप लिख पाएंगे। सबसे पहला जो प्रश्न है बच्चों वो है, क्या विद्यालय में यौन शिक्षा आवश्यक है? यदि हाँ तो क्यों? इसको भी ध्यान से सुनिए। इज सेक्स एजुकेशन नेसेसरी इन स्कूल्स? व्हाई? इज सेक्स एजुकेशन नेसेसरी इन स्कूल्स? व्हाई? दूसरा जो प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। जनसंख्या विस्फोट के कौन से कारण हैं? जनसंख्या विस्फोट के कौन से कारण हैं? What are the suggested reason for population explosion? What are the suggested reasons for population explosion? इसके पश्चात का जो प्रश्न है बच्चों वो है, बंद दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायता देने वाली कुछ विधियां लिखिए। मैं रिपीट कर रही हूं, बंद दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायता देने वाली कुछ विधियां लिखिए। राइट सम मेथड्स टू असिस्ट इनफर्टाइल कपल्स टू हैव चिल्ड्रन। इसके पश्चात जो प्रश्न है वो है आपका कि किसी व्यक्ति को यौन संचारित रोग के संपर्क में आने से बचने के लिए कौन से उपाय अपनाने चाहिए? तो ये जो प्रश्न है ये बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। मैंने आपको बताया है What are the measures one has to take to prevent from contracting STDs? तो ये जो प्रश्न है इन प्रश्नों के उत्तर आप अच्छे से अपनी कॉपीज में लिख लीजिएगा। इसके साथ साथ एक और चीज़ बच्चों कि कुछ पूरे नाम या फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, वो फुल फॉर्म भी आप अपनी कॉपीज में लिखिएगा। ये जो प्रश्न है आपका उसमें आपको फुल फॉर्म लिखना है IVF। पहला है IVF का फुल फॉर्म लिखना है, दूसरा है ZIFT जिफ्ट का फुल फॉर्म लिखना है, तीसरा है GIFT का फुल फॉर्म लिखना है, और फुल फॉर्म लिखना है आपको IUCD। ये सब मैंने आपको बताए हैं, इनके पूरे नाम और फुल फॉर्म भी आप अपनी कॉपीज में लिख लीजिएगा। धन्यवाद।